हेलो दोस्तों, मैं विकी गुप्ता आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वीके गुप्ता ट्यूटोरियल्स में। जैसा कि हम आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि हम लोग रेलवे प्लेटफॉर्म से यानी इस बुक से करीब 1500 सवाल करने वाले हैं। ठीक है, देखिए रेलवे एनटीपीसी जो ग्रुप डी का एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम होने वाला है CBT 1 का, वो अभी दिसंबर में तो नहीं होगा। ठीक है, वो कब होगा इसका भी कोई डेट आया नहीं है। तो हम लोग करीब इसमें टोटल एनटीपीसी CBT 1 में 1500 सवाल है। ठीक है, कितना सवाल है? 1500 सवाल, जिसमें से हम लोग टोटल सवाल को कवर कर लेंगे। ठीक है, कितना दिन में? तो रोज़ाना हम 30 सवाल करेंगे। रोज़ाना 30 सवाल करेंगे तो 50 क्लास में हम लोग का 1500 सवाल कवर हो जाएगा। तो चूँकि आप जितना अभी प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है, जितना आप अभी प्रैक्टिस कीजिएगा उतना सही रहेगा। चैप्टर कवर करने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, इतना प्रैक्टिस कीजिए कि सवाल एग्ज़ाम में ना छूटे। ठीक है, तो आज से क्लास हम लोग का स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहला सवाल देखिए, आज का सबसे पहला सवाल देखिए। हम लोग अभी शुरुआत में थोड़ा सवाल को कम लेवल का रहेगा, लेकिन धीरे धीरे टफ होते जाएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला सवाल है 16 के वर्गमूल तथा 4 के वर्ग का गुणनफल क्या होगा। सबसे पहले तो वर्गमूल और वर्ग में बहुत अंतर है। ठीक है, ये समझिए, जैसे कि 16 का वर्गमूल पूछ रहा है तो 16 है, वर्गमूल पूछेगा तो आप रूट चढ़ा दीजिए। क्या चढ़ा दीजिए? रूट। अब 16 का वर्गमूल क्या होगा? तो 16 का वर्गमूल होगा 4, चूँकि 4 का स्क्वायर ही 16 होता है। ठीक है, अब पूछ रहा है 4 के वर्ग मतलब स्क्वायर। अब 4 का वर्ग कीजिए। ठीक है, यानी कि स्क्वायर कर दीजिए। तो 4 का स्क्वायर आपको पता है 16 होता है। अब इन दोनों जो संख्याएं हैं ना, उसका गुणनफल पूछ रहा है, यानी इन दोनों का गुणनफल कितना हो जाएगा? यानी 16 गुने 4 कीजिएगा तो 16 चक 64। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? 64। देखिए, आपको स्क्वायर निकालने के लिए आना चाहिए। अब इससे आपसे पूछ दे कि 85 का स्क्वायर बताइए, तो कैसे क्या कीजिएगा? डायरेक्ट आप 85 गुना 85 कीजिएगा, लेकिन ये सब नहीं करना है। ठीक है, डायरेक्ट देखिए हम आपको बताते हैं। जब 85 का स्क्वायर बोले तो 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25 लिख दीजिए इधर। ठीक है, और 8 से एक आगे वाली संख्या क्या है? 9। दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 8 72, यानी कि इसका क्या हो जाएगा? 72 25। फिर से एक बार देख लीजिए। अब जैसे कि 65 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, 65 का स्क्वायर आपको पता है 25 का 5 का स्क्वायर क्या होगा? 25। ठीक है, अब जो इस इकाई दहाई वाली जो संख्या है ना, उसे एक बढ़कर ले लीजिए। 6 के बाद क्या होता है? 7, और दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7 छक 42। ठीक है, क्या हो जाएगा? 42, यानी 42 25। 65 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 42 25। अब जैसे कि 85 का लेना है, 85 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? आपको पता है 5 का स्क्वायर 25 लिख दीजिए इधर। ठीक है, और 8 के बाद एक संख्या है 9, 8 के बाद संख्या है 9, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 9 8 72, यानी कि 72 25। ठीक है, अभी आप बताया था ना 85 का, फिर से बता दिए। अब जैसे कि ले लीजिए 55 का। ठीक है, 55 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर 25, 5 के बाद 6 6 5 30। देखिए, ये जो हम आपको ट्रिक बता रहे हैं ना, ये सिर्फ जिसका इकाई अंक 5 है ना, उसी पे ये लागू होगा। ठीक है, जैसे 85 65 85 95। ठीक है, 35 ले लीजिए। 35 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, और 3 के बाद एक 4 होता है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 दिया 12, यानी 12 25। अब जैसे कि 25 आपको पता होगा कि 25 का स्क्वायर 625 होता है। ठीक है, 25 का स्क्वायर 625 होता है। तो देख लीजिए, 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, 2 के बाद क्या है? 3, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 दूनी 6, यानी कि 625। ठीक है, अब आपसे पूछ दे कि बताइए 47 का स्क्वायर कितना होता है। ठीक है, 47 का 48 का, तो देखिए 47 का स्क्वायर क्या होगा। अब जैसे कि आपसे पूछ दे 47 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसके निकालने के लिए एक अलग ट्रिक है। ये तो सिर्फ जिसके इकाई अंक 5 है वो उस पर ट्रिक काम करेगा। 5 का स्क्वायर 25, और जो दहाई वाली संख्या उसे एक बढ़कर ले लेंगे। जैसे कि 5 का स्क्वायर 25 हो गया। ठीक है, 25 लिख दिए, और जो ये जो दहाई वाली संख्या है, इकाई दहाई, उसे एक बढ़कर ले लेंगे। एक बढ़कर यानी कि 9, 8 के बाद 9 आता है, और दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए। 9 8 72, यानी कि 72 25। अब पूछ दे 47 का, तो इसको निकालने देखिए। सबसे पहले देखिए 50 से कितना कम है, तो 50 से ये 3 कम है। ठीक है, कितना कम है? 3। तो 3 का स्क्वायर 0 9, हम 2 संख्या लेंगे। यहाँ से 3 का स्क्वायर 9 आता है, लेकिन हम 2 संख्या लेंगे 0 9। अब 50 से जितना कितना कम है? 50 से ये 3 कम था। ठीक है, तो 25 में हम 3 माइनस कर देंगे। तो जब 25 में 3 माइनस कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 22, नहीं 22 0 9, यानी 47 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 22 0 9। 50 से जितना कम रहेगा 25 से उतना कम कर देंगे।
50 से जितना अधिक रहेगा 25 में उतना जोड़ देंगे, ठीक है। अब इसके लिए एक स्पेशल वीडियो मैं बना दूंगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। अब देखते हैं सेकंड नंबर सवाल, ठीक है। सेकंड नंबर सवाल देखिए, नेक्स्ट है सेकंड नंबर सवाल, ठीक है। देखिए हम लोग टोटल आज 15 सवाल करेंगे, ठीक है, और हर एक सवाल इंपॉर्टेंट रहेगा। ये देखिए त्रिकोणमिति का है, ठीक है। अंडर रूट है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड डिवाइड है, ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए आपको एक फॉर्मूला आना चाहिए। फॉर्मूला ये है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, आपको पता होना चाहिए। अगर हम यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा निकालें, कॉस स्क्वायर थीटा अगर यहाँ से निकालिएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। क्या होगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये साइन स्क्वायर थीटा बराबर की उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अगर यहाँ से हम साइन स्क्वायर थीटा निकालते हैं तो जब साइन स्क्वायर थीटा निकालिएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। बस यही इसी का खेल है। देखिए यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह कॉस स्क्वायर थीटा पुट कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा अंडर रूट, देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे रख देते हैं कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड यानी कि भाग है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यानी साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ पुट कर देते हैं साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए आपको एक चीज़ आना चाहिए, जब डिवाइड रहता है ना तो इसको जब हम गुना में कन्वर्ट करते हैं तो वो बटा में आ जाता है। जैसे कि देखिए अगर यहाँ पे देखिए भाग है और डिवाइड है 2, अगर हम इसको 4 इसको हम गुना में कन्वर्ट करना चाहते हैं, जब इसको गुना में कन्वर्ट कीजिएगा तो ये बटा में आ जाएगा, ये 1/2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1/2, ठीक है। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, वही आएगा। जब 2 से 4 में भाग दीजिएगा तो 2 ही आएगा, ठीक है। आप समझ रहे होंगे जो हम समझाने की कोशिश कर रहे होंगे, ठीक है। देखिए यहाँ हो जाएगा अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा, जब इसको डिवाइड को हम जब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे अंडर रूट हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा। ये दोनों पर रूट है, ठीक है। किस पे है? यानी कि दोनों पे है, ठीक है। अब देखिए आपको एक फॉर्मूला आना चाहिए, टैन थीटा पर फॉर्मूला होता है। टैन थीटा पर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा। आपको पता होगा कि टैन कॉट का अपोजिट है, ठीक है। क्या है? टैन जो है कॉट का अपोजिट है और कॉट टैन का अपोजिट है, इसीलिए टैन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा, तो कॉट थीटा बराबर कॉस बटा साइन थीटा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आप क्या है कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, देखिए कॉस थीटा साइन थीटा यानी कि हम लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं अंडर रूट, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए अंडर रूट कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये रूट है ये स्क्वायर है तो दोनों हट जाएगा, तो क्या बचेगा? यहाँ पे सिर्फ कॉट थीटा बचेगा। ये मेरा क्या हो जाएगा? आंसर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है ये मेरा आंसर। इसी को सिर्फ कुछ नहीं करना था, सॉल्व करना था। इतना हम जो आपको डिटेल से बता रहे हैं ना, कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट यहाँ पे मान पुट कीजिए, आपका यहीं पे आंसर हो जाएगा। लेकिन डिटेल से समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आपको एक फॉर्मूला आना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको आप नोट कर सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ से अगर कॉस स्क्वायर थीटा निकालते हैं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा निकालिएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। टैन थीटा होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, कॉट थीटा बटा कॉस बटा साइन थीटा, यानी टैन का अपोजिट होता है कॉट, कॉट का अपोजिट टैन होता है, ठीक है। आप यहाँ पे पुट कर दीजिए वैल्यू, बस यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा कॉट थीटा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं 3 नंबर सवाल, और इसमें हम लोग आज 15 सवाल करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 3 नंबर सवाल जो अलजेब्रा का सवाल है, ठीक है। ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। तो इस सवाल बोल रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड यानी कि भागा ए प्लस बी इक्वल टू 25, ठीक है, यानी 25 है, तो ए माइनस बी का मान क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन दिया हुआ है, आप यहाँ पे इसको आप यूज़ करके यानी रोक सकते बना सकते हैं और कमेंट बॉक्स में आंसर बता सकते हैं। देखिए हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। आपको एक फार्मूला आना चाहिए, फार्मूला ये है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। जितना भी अलजेब्रा का सवाल है ना, सॉरी जितना भी अलजेब्रा का जो फार्मूला है टोटल याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपका बहुत काम आएगा, ठीक है। सवाल है
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, देखिए ये वहीं पे आपको अभी इससे कुछ देर पहले बताए थे कि डिवाइड रहेगा, जब इसको हम बट्टा में लाएंगे तो बट्टा में लाने के लिए क्या करेंगे, गुना से कर देंगे, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे। अगर हम इसको बटा में लाने के लिए क्या करेंगे, गुना कर देंगे, यानी 1 बटा ए प्लस बी। ठीक है, क्या हो जाएगा 1 प्लस ए प्लस बी इक्वल टू 25। अब देखिए, यानी कि लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा ए प्लस बी इक्वल टू 25। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब यहाँ पे पुट कर दीजिए इसका वैल्यू, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, बटा क्या हो जाएगा ए प्लस बी इक्वल टू 25। अब देखिए यहाँ पे ए प्लस बी कैंसिल। अब यहाँ पे क्या बचा ए माइनस बी इक्वल टू 25। यही तो हमको शायद लाना था। ठीक है, ए माइनस बी लाना था, तो ए माइनस बी कितना हो जाएगा 25, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, समझ गए होंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड यानी भागा ए प्लस बी 25 है, इसको जब बट्टा में लाएंगे तो गुना में कन्वर्ट कर देंगे, जब गुना में कन्वर्ट होगा तो बट्टा में आ जाएगा। ठीक है, 25 इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये फॉर्मूला नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो गया, ए प्लस बी कैंसिल, ए माइनस बी इक्वल टू 25। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, 4 नंबर सवाल। नेक्स्ट देखते हैं 4 नंबर सवाल। ठीक है, देखिए 4 नंबर सवाल जो है वो रेशियो का है। ठीक है, तो आपको रेशियो कुछ ना कुछ आना चाहिए, तो देख लीजिए। ए की लंबाई बी की लंबाई का 5/8 है। ए की लंबाई बी की लंबाई का 5/8 है। काम इस आपको पता हो गुना होता है, यानी बी की लंबाई का 5/8 है, तो ए की लंबाई से बी की लंबाई का अनुपात क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन दे दिया है, यानी ए और ए रेशियो बी का अनुपात पूछ रहा है। देखिए ए की लंबाई, ठीक है, ए की लंबाई बी की लंबाई का 5/8 गुना है। जो ए की लंबाई है वो बी का मीन्स तो गुना आपको पता है, बी का 5/8 है। कितना है 5/8। ठीक है, यानी ए की लंबाई बी की लंबाई का 5/8 है, तो यहाँ से ए और बी का रेशियो निकाल दीजिए। तो कुछ नहीं है, ए बटा बी क्या हो जाएगा 5/8। जब इसको बी को जब डिवाइड में लाइएगा तो क्या होगा, बटा में आ जाएगा। जब डिवाइड में लाइएगा तो बटा में आएगा, तो ए 5 आ गया, बी 8 आ गया, तो यहाँ से जब रेशियो निकालेगा ए अनुपात बी का तो क्या हो जाएगा 5/8। यही तो निकालना था, और कुछ ज़्यादा निकालना थोड़ा ना है। ठीक है, क्या है 5/8। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कुछ नहीं था। ए की लंबाई, ए की जो लंबाई है बी का 5/8 है। ठीक है, यहाँ से हम ए बटा बी निकाल दिए तो 5/8, यहाँ से ए और रेशियो बी 5/8। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। देखिए जितना भी हम सवाल बता रहे हैं ना आपको, टोटल एग्जाम में ये टोटल सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, सब पूछा गया सवाल है। ठीक है, मैं खुद से नहीं बना रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल देखते हैं, 5 नंबर सवाल। नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर सवाल। ठीक है, 5 नंबर सवाल बोल रहा है 2 कर्मानुपात मतलब होता है लगातार। ठीक है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। 2 कर्मानुपात संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनमें पहले अंक का 3 गुना, यानी ठीक है दूसरे अंक के 2 गुने से 5 अधिक है। दूसरे अंक के 2 गुने से 5 अधिक है। पहले सवाल को समझिए, उसके बाद सवाल को बनाइए। ठीक है, 2 क्रमानुपात, हमको क्रमानुपात 2 पता नहीं है, कोई संख्या लीजिए, मान लीजिए हम एक्स लेते हैं। ठीक है, एक्स, ठीक है, क्या लेते हैं एक्स। क्रमानुपात मतलब लगातार, एक्स लिए तो x+1, x+2, x+3, x+4, x+5। ठीक है, वैसे ही बढ़ता जाएगा लगातार। ठीक है, तो हमसे 2 पूछ रहा है, तो x लिए, यहाँ पर फिर x+1। ठीक है, x+1 लिए, ये मेरा पहला हो गया, ये मेरा क्या हो जाएगा दूसरा। 2 पूछ रहा है। ठीक है, 2 क्रमानुपात संख्या है, पहला संख्या x लिए, दूसरा संख्या x+1 लगातार। ठीक है, तो बोल रहा है जिनमें पहले अंक का 3 गुना, यानी पहले अंक का 3 गुना, यानी पहला कौन है x था, तो x का 3 गुना का मतलब गुना मतलब आपको पता है, इसका 3 गुना दूसरे अंक के 2 गुने से 5 अधिक है। सवाल को समझिए, दूसरे अंक के 2 गुने से 5 अधिक है। दूसरा अंक कौन है x+1। ठीक है, यहाँ बराबर हो जाएगा दूसरे अंक के 2 गुने। दूसरे अंक कौन है x+1, दूसरे अंक के का मतलब गुना 2 गुने से 5 अधिक है। 5 प्लस कर दिए, यानी इसी में 5 अधिक है। अधिक मतलब प्लस, और कम पूछे तो माइनस। अधिक प्लस कम माइनस, अधिक प्लस कम माइनस। ठीक है, तो अधिक बोला है तो हम प्लस कर दिए। क्या बोला है
पहली संख्या का 3 गुना, यानी पहले अंक का 3 गुना, पहले अंक का 3 गुना, पहला x था उसका 3 गुना, ठीक है। दूसरे अंक के 2 गुने, दूसरा कौन है x+1, दूसरे अंक के 2 गुने से 5 अधिक है, ठीक है, ये कर दिए। अब यहाँ से बस कैलकुलेशन कीजिए, यहाँ हो जाएगा 3x इक्वल टू, ये 2 है, दोनों मल्टीप्लाई हुआ था, यानी 2x + 2 + 5। अब यहाँ देखिए, यहाँ 3x है, यहाँ 2x है, तो 2x को बराबर की साइड लाइए, यानी 3x - 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 2 7, यानी x इक्वल टू 7, ठीक है। यानी x का मान कितना आ गया, 7। हमको निकालना क्या था, अब यहाँ से संख्या निकाली, x का मान 7 आ गया, यानी पहली संख्या क्या हो जाएगा 7, और दूसरी संख्या 7 + 1 यानी कि 8, यानी 7 और 8, ठीक है, 7 और 8, यानी 2 संख्या हैं 7 और 8। ऑप्शन में देख लीजिए कौन है, तो ऑप्शन नंबर सी, 7 और 8, ठीक है, समझ गए होंगे, दोबारा समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर सवाल। नेक्स्ट देखिए 6 नंबर सवाल, ठीक है। 6 नंबर सवाल है आभाज्य संख्या से रिलेटेड सवाल है। 50 और 100 के मध्य यानी कि बीच कितनी अभाज्य संख्या है, ठीक है, कितनी अभाज्य संख्या है। सबसे पहले तो आप अभाज्य संख्या के बारे में जानिए, ठीक है, कि अभाज्य संख्या क्या होती है। तो अभाज्य संख्या वैसी संख्या है जो 1 से कटे और अपने आप से कटे, ठीक है। जैसे कि लीजिए 2 1 से कटेगा और अपने आप से भी कट रहा है। लीजिए 3 1 से कट रहा है और अपने आप से कट रहा है। अब लेते हैं 4, तो देखिए ये 1 से कट रहा है, अपने आप से कट रहा है, और इसके अलावा 2 से भी कट रहा है, ठीक है। यानी इसका गुणनखंड है 3, यानी 1 से भी कट रहा है, अपने आप से भी कट रहा है, ठीक है, अपने आप से भी कट रहा है, ठीक है, यानी कि 4 से भी कट रहा है, अपने आप यानी कि 4 से कटेगा, ठीक है। उसके बाद 2 से कट रहा है, यानी कि इसका गुणनखंड है 3। तो आभाज्य संख्या इसका एक ऐसा उदाहरण भी दे सकते हैं कि इसका गुणनखंड 2 हो, यानी 1 से कटे और अपने आप से कटे, 1 से कटे और अपने आप से कटे। जिसका गुणनखंड 2 हो उसे हम आभाज्य संख्या कहते हैं, या फिर ऐसे कह सकते हैं जो 1 से कटे और अपने आप से कटे उसे हम आभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। अब जैसे लेते हैं 10 लिए, तो ये 10 से भी कट रहा है, 1 से भी कट रहा है और 5 से भी कट रहा है, यानी 1 से 5 से और 10 से, यानी इसका गुणनखंड 3 है। तो ये आभाज्य संख्या नहीं होगी। ये मेरा आभाज्य संख्या है, ये मेरा आभाज्य संख्या है। जो 1 से कटे और अपने आप से कटे, यानी इसका गुणनखंड 2 हो उसे हम आभाज्य संख्या कहते हैं। इसका देखिए 3 है, इसका भी 3 है, तो ये संभव नहीं है, ठीक है। अब जैसे लेते हैं 15, ये 1 से कट रहा है, अपने आप से कट रहा है और 3 से भी कट रहा है और 5 से भी कट रहा है, यानी इसका गुणनखंड 4 है। तो ये कभी आभाज्य संख्या नहीं होगी, ठीक है ना। तो अब सवाल देखिए क्या बोल रहा है, ठीक है। सवाल को समझने का कोशिश कीजिए। ऐसे ऐसे एग्जाम में सवाल पूछ दिए जाते हैं कि कभी कभी आप एग्ज़ाम हॉल में फंस जाइएगा, ठीक है। 50 और 100 के मध्य, ठीक है, मध्य यानी कि बीच, यानी स्टार्टिंग कहाँ से होगा, 51 से, ठीक है, 51 से लेके 51 52, ठीक है, डॉट 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 कहाँ तक, 99 तक, यानी इन इसमें आभाज्य संख्या पूछ रहा है, यानी कि 100 और 50 के मध्य। तो देखिए 51 मेरा क्या है, आभाज्य संख्या है, क्या हो जाएगा 13 7 सॉरी 13 13 26 13 13 6 52, यानी कि नहीं 51 नहीं है, यानी 51 का 51 हो जाएगा, ठीक है। 52 तो आभाज्य संख्या है, चूँकि कट रहा है 13 6 52, ठीक है, 13 से कट रहा है। उसके बाद 53 हो जाएगा, ठीक है, 53, 54 भी कट रहा है, 55 भी कटेगा 5 से और 11 से, 56 भी कटेगा, ठीक है, 14 6 14 14 14 28 14 14 56, 15 56, फिर 57 भी कटेगा, ठीक है, 19 दिया 19 57 और 58 भी कट रहा है, सॉरी 58 नहीं कटेगा किसी से, ठीक है, 58, फिर 59, फिर 60 कटेगा, ठीक है, 61 कटेगा, 62 कट रहा है, 63, 64 65 66 67, ठीक है, 67 68, देखिए 99 तक हमको जाना है, ठीक है। देख लीजिए कौन कौन कट रहा है, 68 69 भी कटेगा, 70 71 नहीं कट रहा है, ठीक है, 71 72 73 भी नहीं कट रहा है, ठीक है, 73 लिख लीजिए, 74, ठीक है, कट रहा है, 74 भी नहीं कटेगा,
74, 75 भी कट रहा है। कितना संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 75 भी कटेगा, 76 भी कटेगा, ठीक है। 77 भी कटेगा 11 से, 78 भी कट रहा है, और 80 भी कटेगा, 81 भी कटेगा, 82 83 83 नहीं कटेगा शायद किसी से, ठीक है। 83 84 85 86 87 87 शायद नहीं कट रहा है, कट रहा है 87, आप देख लीजिएगा, ठीक है। यानी देखिए मेरे ख्याल से ना एक हो गया 97, यहाँ लास्ट जाएगा तो 97, 91 92 93 भी कटेगा, 94 भी कटेगा, 95 भी कटेगा, 96 भी कटेगा, 97 नहीं कटेगा, ठीक है। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी जो 100 और जो 50 और 100 के भी जो मध्य कितनी सवा संख्या आएगी पता है, 10 आएगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए संख्या वही निकालिएगा, आप भी निकाल सकते हैं कि 0 से कटे, सॉरी 1 से कटे और अपने आप से कटे, ठीक है। किससे, अपने आप से, 1 से कटे और अपने आप से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। या फिर जिसका गुणनखंड 2 हो, जैसे कि ले लीजिए 3, ये 1 और 3 से कट रहा है, तो जिसका गुणनखंड 2 हो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए 7 नंबर सवाल जो त्रिकोणमिति से है, ठीक है। देखिए सवाल है cot A इक्वल टू 12/5 है तो sin A प्लस cos A मल्टीपल cos A का मान क्या होगा, ठीक है। देखिए आपको एक ट्रिपलेट आना चाहिए, ट्रिपलेट, यानी कि ट्रिपलेट क्या बात होता है, जैसे कि आपकी फॉर्मूला होता है, आपको होना चाहिए कि p² प्लस b² इक्वल टू h², ठीक है। ये पैथागोरस प्रमेय में है, ठीक है। यानी कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ट्रिपलेट में होता है कि आप कर सकते हैं यहाँ से 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, यहाँ पे हम 13 का स्क्वायर कर सकते हैं। कहीं कैसे कि 12 का स्क्वायर 144, ठीक है, प्लस 5 का स्क्वायर 25, आपको पता होगा 13 का स्क्वायर 169 होता है, ठीक है। जो दोनों को जोड़िएगा तो 169 आ रहा है, यानी कि दोनों बराबर है, 144 25 169, यानी कि ट्रिपलेट है 12 5 13। इसको आप याद कर लीजिए, 12 5 13 12 5 13 12 5 13, ठीक है। 12 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आप कर सकते हैं, देखिए cot A बराबर 12/5, आपको पता है tan A बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है, tan A बराबर कर सकते हैं p/b, आपको पता है tan जो है cot का उल्टा है, हम आपको बताया था tan cot का उल्टा है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं b/p, इसको उलट देंगे, b ऊपर कर देंगे p नीचे, यानी कि देखिए यहाँ पे b का मान हो गया 12 और p का मान हो गया 5, तो यहाँ पे h का मान कितना हो जाएगा, h का मान हो जाएगा 13, h का मान कितना निकल जाएगा 13, चूंकि 5 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर, तो देखिए ये हो गया p, ये हो गया b, ये हो गया मेरा h, यानी कि 13 का कितना हो गया h, यानी h का वैल्यू कितना आ गया 13, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अब निकालना क्या है, यानी कि p का मान निकल गया 12 और b का मान 12 और p का मान 5 और h का मान 13। अब निकालना है sin A प्लस cos A मल्टीपल cos A का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे आपको पता है sin A का क्या होता है p/h, ठीक है। sin A p/h लिख देता हूँ मैं, प्लस cos A b/h गुना cos A, यानी कि sin जो है कॉसेक का उल्टा होता है, तो यानी h/p हो जाएगा, h/p। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, p का मान कितना है 12, सॉरी p का मान है 5, तो 5 और h का मान कितना आया था 13, तो h 13 प्लस b का मान कितना है 12 और h का मान है 13, ठीक है, मल्टीपल h का मान कितना है 13 और p का मान 5। अब यहाँ से बस कुछ नहीं है, क्या हो जाएगा 12 5 17/13 गुना 13/5, 13 से 13 कैंसिल, यानी 17/5, ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर 17/5, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर सवाल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर सवाल, ठीक है। देखिए 8 नंबर सवाल बोल रहा है एक आदमी 25% हानि पर एक मेज को 4200 रुपये में बेचता है, ठीक है। उसे 25% लाभ कमाने के लिए मेज को कितने रुपए में बेचना होगा। ऑप्शन दिया हुआ है 4 ऑप्शन, 4 ऑप्शन। एक आदमी 25% लाभ हानि पर एक मेज को 4200 रुपये में बेचता है, यानी सेल करता है, सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य, ठीक है।
देखिए एसपी सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, 4200 रुपया दिया हुआ है, ठीक है। लॉस कितना कर रहा है, यानी कि हानि कर रहा है 25%, ठीक है। तो हम आपको यहाँ से हम अपना कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं, ठीक है। कॉस्ट प्राइस यानी कि जिस वस्तु का कीमत कितना था वो हम निकालते हैं, यानी कि क्रय मूल्य निकालते हैं, ठीक है। सीपी निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। देखिए 4200 रुपया, लॉस कितना कर रहा है 25%, यानी 100 पे 25% लॉस कर रहा है, ठीक है। 100 पे 25% लॉस करेगा ना, ठीक है। कितना परसेंट लॉस करेगा, 100 पे 25% जब लॉस करेगा तो क्या हो जाएगा 75। अब देख लीजिए काटे यहाँ से 25 चक 100, 25 थी या 75। अब 3 से काटे कितना बार में, 14 बार में, 14 या 42, 1400, यानी कि सीपी निकल जाएगा मेरा 1400 मल्टीपल 4, यानी कि 14 चक 5600, ठीक है। सीपी में निकल गया, यानी कि उस वस्तु का कीमत है 5600 रुपया, ठीक है। अब बेच दिए कितना में, तो 4200 रुपये में, तो लॉस तो 25% होगा ही ऑप्शनली, ठीक है। अब इस पे प्रॉफिट खोज रहा है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस पे कितना 25% लाभ कमाने के लिए मेज को कितने रुपए में बेचना होगा, ठीक है। जब इस पे हम 25% लाभ करेंगे, ठीक है, यानी 5600 में 25% लाभ, यहाँ पे देख लीजिए 25% लाभ यानी 125/100। देखिए जब लाभ करेगा तो ऊपर जाएगा, यहाँ पे देखिए लॉस कर रहा था तो नीचे आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे काट दीजिए 0 से 0, 0 से 0, यानी 56 गुने 125 मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको पता है कितना आएगा 7000। 7000 रुपये क्या कर रहा है, मेज को कितने रुपए में बेचना होगा, यानी कि 7000 रुपये में बेचेगा ना तो उसका 25% लाभ कमाएगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। फिर से वो देख लीजिए, एक आदमी 25% हानि पर एक मेज को 4200 रुपये में बेचता है, यानी कि सेलिंग प्राइस करता है 4200 रुपये में और लॉस कितना दिया हुआ है 25%। तो यहाँ पे हम अपना मूल्य निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य निकालते हैं। तो क्रय मूल्य निकालते हैं कितना पे, 4200 में। लॉस कितना था, तो 25%, तो लॉस कितना करेगा, 100 में लॉस करेगा 25%, यानी 100/75, 25 चक 100, 25 तिया 75, 14 तिया 42, यानी कि 1400 और 4 मल्टीप्लाई करेगा तो कितना आ जाएगा 5600, ठीक है। अब 5600 पे 25% लाभ खोज रहा है, जब भी लाभ होगा तो 100 में जोड़ेंगे 125/100, यानी 125/100 कीजिएगा तो 0 से 0 कैंसिल, 56 गुने 125 यानी कि 7000, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 9 नंबर सवाल, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 9 नंबर सवाल, ठीक है। 9 नंबर सवाल बोल रहा है दो संख्याओं का गुणनफल 35,828 है, ठीक है, तथा एचसीएफ 26 है, तो उनका एलसीएम क्या होगा, ठीक है। देखिए आपको एक चीज़ पहले तो आनी चाहिए कि एक फार्मूला होता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, ठीक है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुना एचसीएफ, ठीक है। यानी पहली संख्या दूसरी संख्या एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है, ठीक है। आपको ये याद होना चाहिए। तो देखिए दो संख्याओं का गुणनफल इतना दिया हुआ है, यानी इन दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना दिया हुआ है 35,828। अब देखिए यहाँ पे कुछ दे दिया है, एचसीएफ दे दिया है 26, तो हमको निकालना क्या है, एलसीएम निकालना है, तो यानी एलसीएम निकालना है और एचसीएफ 26 दे दिया है, तो यहाँ से हमने निकाल सकते हैं। तो देखिए जब इसको आप कटाइएगा तो पता है कितना कटेगा, 13 और 78 में कट जाएगा, ठीक है। आप काट के देख लीजिएगा तो यहाँ से आपका जो एलसीएम आएगा ना वो आएगा 13,78, ठीक है। ये मेरा एलसीएम, बस कुछ नहीं, आपको ये फार्मूला नोट कर लीजिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल अक्सर पूछ ही दिए जाते हैं, ठीक है। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या इक्वल टू एलसीएम गुने एचसीएफ, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 13,78, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं 10 नंबर सवाल। नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर सवाल, ठीक है। देखिए सवाल नंबर है 10 नंबर, अमन और सुमन, ये देखिए टाइम एंड वर्क का सवाल है, ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए अमन और सुमन एक दीवार को क्रमशः 9 और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे दोनों मिलकर कार्य को करते हैं तो वे कितने दिनों में पूरा कर लेंगे, ठीक है। एक है अमन और एक है सुमन, ठीक है। एक है अमन और एक है सुमन, तो अमन कितने दिन में करता है, 9 दिन में करता है, ठीक है, और सुमन 12 दिन में, ठीक है। देखिए अभी थोड़ा दिवाली का सीज़न चल रहा है, इसलिए पटाखा फूट रहा है, आप लोग टेंशन मत लो, ठीक है। पढ़ते रहिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम होगा, क्योंकि आप पटाखा फोड़िएगा तो देखिए
प्रॉब्लम है। सबसे पहले तो प्रदूषण होता है, ठीक है। उसके बाद जो अगल बगल के लोग होते हैं वो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, इसलिए पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। ये अमन जो है 9 दिन में करता है और सुमन 12 दिन में करता है, ठीक है। तो वे दोनों मिलकर काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो देखिए, अमन 9 दिन में और सुमन 12 दिन में, तो इन दोनों का जब एलसीएम लीजिएगा, ठीक है, इन दोनों का जब एलसीएम लेंगे हम लोग, ठीक है। अब देखिए 9 और 12 का एलसीएम क्या होगा? तो 9 और 12 में एलसीएम जो बड़ी संख्या है ना, उसको हम पढ़ा पढ़ते हैं, इसी बार का 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, यानी 36 जो है मेरा एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। ये 9 से भी कट रहा है 36 और ये 12 से भी कट रहा है 36, ठीक है। अब देखिए 9 चक 36 और 12 तिया 36, यानी जो ये निकलता है 4 और 3, ये एक दिन का काम है। यानी अमन जो है एक दिन में 4 काम करेगा तो 9 दिन में 36 काम करेगा। अगर सुमन एक दिन में 3 काम करेगा तो 12 दिन में 12 तिया 36 काम कर देगा, ठीक है। यानी कि अमन का एक दिन का काम है 4 और सुमन का एक दिन का काम है 3, ठीक है। अब बोल रहे तो वो दोनों मिलके कितने दिन में यदि वे दोनों मिलकर कार्य करते हैं तो वे कितने दिनों में पूरा कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अमन और सुमन दोनों मिलकर काम करता है, काम कितना है? तो टोटल ये जो मेरा एलसीएम जो निकलता है ना, वो मेरा टोटल काम है। तो टोटल काम है 36 और दोनों के 4, 3, 7, ठीक है। यानी कि 7 की इफिशिएंसी से काम करेगा, यानी कि एक दिन में 7 काम कर देगा। तो देखिए, तो टोटल काम कितना दिन में समाप्त हो जाएगा? 36/7 कीजिएगा तो क्या पूर्णांक में तोड़िएगा तो 5/1/7, ठीक है। यानी कि 5/1/7 डे में ख़त्म कर देगा। 7 बजे 35 एक 36/7, ठीक है। यानी कितना दिन में समाप्त कर देगा? ऑप्शन में देखिए है, हाँ ऑप्शन नंबर ए में तो है, 5/1/7 दिन में काम को ख़त्म कर देगा, ठीक है। ए 9 दिन में करता है, बी सुमन 12 दिन में करता है। तो सबसे पहले तो 36 इसका एलसीएम आएगा, तो एलसीएम जो आता है टोटल वर्क होता है, ठीक है। फिर 9 चक 36, 12 तिया 36। अमन का एक दिन का काम 4 है और सुमन का एक दिन का काम है 3, ठीक है। अब देखिए, तो दोनों मिलकर काम करेगा, ठीक है, दोनों मिलकर काम करेगा। तो टोटल काम है 36, किस इफिशिएंसी से? तो 7 की इफिशिएंसी से। दोनों का टोटल इफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 4, 3, 7, ठीक है। ऐड कर देंगे तो 5/7 दिन में काम को खत्म कर देगा दोनों मिलकर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 11 नंबर सवाल। टोटल 15 नंबर। नेक्स्ट देखिए 11 नंबर सवाल, ये भी टाइम एंड वर्क का है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। देखिए सवाल है, 2 नल x तथा y के द्वारा क्रमशः 5 घंटे तथा 10 घंटे में भरा जा सकता है, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे x और y जो है टैंक को भर रहा है, ठीक है। जबकि एक अन्य नल z टैंक को 20 घंटे में खाली कर देता है। ये जो z टैंक है ना, वो खाली कर रहा है, x और y भर रहा है, z खाली कर रहा है, ठीक है। यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो इस टैंक को कितने घंटों में भरा जा सकता है, ठीक है। देखिए x और y, x कितने घंटे में कर रहा है? 5 घंटे में, ठीक है। और y कितना घंटे में भर रहा है? y जो है 10 घंटे में, ठीक है। और z जो है खाली कर रहा है, जो खाली करेगा उसमें आप माइनस का चिन्ह लगा दीजिए, ठीक है। जो खाली करता है उस पर आप माइनस का चिन्ह लगा दीजिए। ये 20 घंटे में खाली कर देता है, ठीक है। कितने घंटे में? 20 घंटे में। तो यहाँ पे देखिए, आप तीनों का जब एलसीएम लीजिएगा, ये मेरा टोटल वर्क निकलेगा। आपको पता है जो एलसीएम लेता है टोटल वर्क होता है, ठीक है। यानी टोटल यहाँ पे पानी का बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि काम का बात करें तो काम होगा, टोटल पानी का बात करें टोटल पानी होगा, ठीक है। तो बात बोल रहा है जब तीनों का एलसीएम लीजिएगा तो कितना आएगा? 20 आ जाएगा, ठीक है। 5, 10, 20 का एलसीएम 20 आएगा, तो 5 20, ठीक है। 10 दूनी 20 और 20 एकम 20, लेकिन जेड तो खाली कर रहा है, आपको पता है। तो बोल रहा है यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो इस टैंक को कितने घंटों में भरा जा सकता है? यानी x प्लस y यहाँ पे माइनस जेड हो जाएगा, ठीक है। और टोटल कितना है? टोटल है 20। और जब खोलेंगे तो आपको पता है कि ये दोनों तो जुटेगा, ये जुटेगा प्लस होगा और ये घट जाएगा, यानी 4 2 6, 6 में से ये चूंकि ये माइनस लगा हुआ है ना इसके साथ, तो ये घटेगा, तो 4 2 6, एक घटेगा तो 5, यानी कि 4 घंटों में क्या करेगा? भर देगा, 4 घंटों में, ठीक है। यानी तीनों मिलकर जो है ना, तीनों मिलकर यानी इस टैंक को कितने घंटों में भरा जा सकता है? तो 4 घंटों में भरा जा सकता है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 12 नंबर सवाल। नेक्स्ट देखिए 12 नंबर सवाल प्रॉफिट एंड लॉस का है, ठीक है। 12 नंबर सवाल है,
जैक एक पोशाक को 1440 रुपये में बेचता है, ठीक है, और 20% लाभ कमाता है। कितना कमाता है? यानी इतना में जब बेचता है जैक तो 20% लाभ कमाता है, ठीक है, यानी प्रॉफिट होता है 20%। तो पोशाक का क्रय मूल्य क्या होगा, यानी कि सीपी, कॉस्ट प्राइस क्या होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ से सीपी जब भी देखिए एक बार जान लीजिए, जब भी आपको प्रॉफिट एंड लॉस होगा ना तो हमेशा सीपी पे होता है। किस पे होता है? सीपी पे। जब भी आपका डिस्काउंट होगा तो हमेशा मेन प्राइस पे होगा, यानी कि अंकित मूल्य पे, ठीक है। तो देखिए क्रय मूल्य पूछ रहा है, यानी कि सीपी पूछ रहा है, तो सीपी हमको निकालना है। अब कितना बोल रहा है? एक जैक एक पोशाक को इतना रुपये में बेचता है, यानी कि 1440 रुपया, 1440 रुपया। अब प्रॉफिट कितना हो रहा है? तो 20% लाभ कमाता है, ठीक है, यानी कि 20%, 100 पे 120, यानी 100 पे कितना परसेंट? तो 120%। 100 पे 20% लाभ तो 120, यानी 100 पे 120। अब यहाँ से काटिए, 0 से 0 कैंसिल, 12 से 144, 12 बार में, यानी कि सीपी कितना निकल जाएगा मेरा? 12 गुने 100, यानी कि 1200। ये जो मेरा सीपी निकल गया है वो 1200 रुपये है। कितना है? 1200 रुपये, यानी कि कॉस्ट प्राइस जो मेरा निकला है वो 1200, यानी ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। कुछ नहीं था, सिंपल था। देखिए जितना बड़ा सवाल दिखता है ना उतना बड़ा सवाल उसका सॉल्यूशन होता भी नहीं है, हल्का होता है। जैक एक पोशाक को इतना रुपये में बेचता है, ठीक है, यानी सेलिंग प्राइस करता है। यहाँ देखिए हम कुछ और लिख देते हैं यहाँ पे, यहाँ सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ था, यानी 1440, ठीक है। अब यहाँ प्रॉफिट कितना हो रहा था? पी, यानी प्रॉफिट 20%, ठीक है। जो चीज़ रहा था वो आप लिख लीजिए, अगर नहीं समझ में आता लिख लीजिए, उसके बाद सॉल्व कीजिए। अब यहाँ से हम सीपी निकालेंगे, तो किस पे? एसपी पे 20% क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। एसपी कितना था? तो 1440, प्रॉफिट 120, यानी 100 में 20% प्रॉफिट तो 120, यानी 100 पे 120, 0 से 0 कैंसिल, 12 बराबर 44 से, ठीक है। जब 12 100 में मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा? 1200, यह मेरा क्या हो जाएगा? आंसर, ठीक है, 1200, यानी कॉस्ट प्राइस कितना निकल जाएगा? 1200, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 13 नंबर सवाल। नेक्स्ट देखिए 13 नंबर सवाल। 13 नंबर सवाल जो मेंसुरेशन से है, ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है। सवाल है यदि एक आयत का परिमाप 24 सेमी है, ठीक है, तथा लंबाई चौड़ाई की दुगनी है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले तो आयत के बारे में जानते हैं। देखिए आयत क्या है, देखिए यहाँ पे आयत, ये मेरा क्या है? आयत है, ठीक है। ये मेरा लंबाई है, एल दोनों समान लंबाई, ये मेरा क्या हो जाएगा? बी, यानी कि चौड़ाई, ठीक है। ये मेरा लंबाई हो गया, मेरा चौड़ाई हो गया। यहाँ से अगर आपसे पूछ दे कि आयत है ये, ठीक है, ये तो आयत है, आपको पता है क्या है? आयत। आपसे पूछ दे आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, यहाँ कैसे निकालेगा? तो आपसे रट लेते हैं कि आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई। यहाँ सिंपल है, यहाँ जो एल है और ये बी है, इसको जब ये मल्टीप्लाई होगा और ये जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या निकल जाएगा? यानी आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने एल गुने बी, ठीक है, एल गुने बी, यानी कि आयत का क्षेत्रफल। ये क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल किसका? तो आयत का, लंबाई गुने चौड़ाई। अगर आपसे पूछ दे आयत का परिमाप, ठीक है, क्या होगा? परिमाप। तो परिमाप कैसे निकालेगा? परिमाप, देखिए परिमाप निकालने के लिए ये भुजा, ये वाला और ये, यानी कि चारों, ठीक है, ऑल जोड़ दीजिए। क्या कर दीजिए? जोड़ दीजिए। तो यहाँ पे जोड़िए एल प्लस, यानी 2 गो एल है 2 गो बी है, यानी एल प्लस बी। यहाँ लिख सकते हैं 2L प्लस 2B। यहाँ से 2 कॉमन लीजिए, L प्लस बी। यहाँ तो क्या होता है? परिमाप। आयत का परिमाप 2 इंटू एल प्लस बी, ठीक है। ये मेरा आयत का परिमाप हो जाएगा, 2 इंटू एल प्लस बी, आयत का परिमाप, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई। बस यही 2 चीज़ के बारे में इसमें चर्चा है। अब देखिए यहाँ पे कुछ कंडीशन दे दिया है, लंबाई जो है चौड़ाई की दुगनी है। क्या है? यहाँ देख लीजिए, लंबाई चौड़ाई का 2 गुना है, यानी कि एल बी। यहाँ से एल बटा बी निकालेंगे तो 2:1 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम 2x ले लेते हैं, इसको हम 1x ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए बोल रहा है एक आयत का परिमाप 24 सेमी है, ठीक है, लंबाई दिया है 2x ले लिए हम और चौड़ाई 1x। आयत का परिमाप क्या निकाल लेते हैं? परिमाप 2 इंटू एल प्लस बी। तो यहाँ देख लीजिए परिमाप तो क्या है फॉर्मूला? 2 इंटू एल प्लस बी। कितना दिया है? 24 दिया है, ठीक है, 24 दिया है। अब यहाँ देखिए एल का मान कितना है? 2x। तो यहाँ ले लीजिए 2x
1x यानी कि x ले लीजिए, ठीक है। 24 तो 2 3x बराबर 24, यहाँ से काट लीजिए 2 से 12 बार में, 3 से 4 बार में, यानी x का मान कितना आ गया 4। x का मान जब 4 आ गया तो पूछ रहा क्या रहा, उसका क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। तो देखिए क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। तो सबसे पहले आप यहाँ पे x का मान पुट कर दीजिए, तो 2 गुने 4 यानी कि हो जाएगा 8, यहाँ पे 1 गुने 4 यानी कि 4। आयत का क्षेत्रफल, ये तो लंबाई निकल गया 8 और चौड़ाई कितना निकल गया 4। तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, तो यहाँ पे कर दीजिए 8 गुने 4 यानी कि 32। 32 किस में है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये मेरा आंसर हो गया। हम बहुत कुछ लिख दिए हैं, कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं था, ठीक है। बस आप यहाँ पे देखिए और यहाँ पे समझिए। क्षेत्रफल ये सब नोट कर लीजिए, क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, आयत का परिमाप 2 × L + B, ठीक है। परिमाप 2 × L + B, अब यहाँ आप जब पुट कर दीजिएगा तो उसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम 14 नंबर सवाल। नेक्स्ट है 14 नंबर सवाल। सवाल है यदि PQ बराबर 6 सेंटीमीटर, ठीक है, QR बराबर 8 सेंटीमीटर तथा त्रिभुज PQR 90 डिग्री है तो PR क्या होगा, ठीक है। यहाँ देखिए सबसे पहले तो हम यहाँ पे त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज, ठीक है। यहाँ पे जैसे आप त्रिभुज बनाइएगा, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है 90 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है। PQR जो मेरा बीच वाला होता है ना, वो मेरा 90 डिग्री होता है, याद रखिएगा, ठीक है। इस पे यहाँ पे Q यहाँ पे 90 डिग्री होगा, ठीक है। अब देखिए कुछ दिया हुआ है, PQ बराबर 6 दिया है, यानी PQ 6 दिया है, ठीक है। QR 8 दिया है, ये 8 दिया है, ठीक है। अब निकालना है ये वाला PR निकालना है, क्या निकालना है, P और R, ठीक है। तो देखिए आपको एक फॉर्मूला आना चाहिए, P² यानी पाइथागोरस थ्योरम का होता है P² + B² = H²। ये होता है, क्या होता है, P² + B² = H², यानी कि लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर = कर्ण का स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा लंब, ये मेरा आधार, ये मेरा कर्ण, ठीक है। देखिए लंब और आधार चेंज होता है थीटा के अनुसार, ठीक है। अगर हम थीटा यहाँ पे लेते हैं, थीटा यहाँ पे लेंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये मेरा हो जाएगा बेस, ठीक है। चेंज होता है थीटा के अनुसार। जिस थीटा के सामने वाली भुजा, थीटा के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। कोई भी थीटा लीजिए, यहाँ अगर हम यहाँ थीटा ले लेंगे तो सामने वाली भुजा ये मेरा लंब हो जाएगा, अगर थीटा यहाँ लेंगे तो ये मेरा लंब हो जाएगा, ठीक है। यानी कि लंब और आधार चेंज होता है, कर्ण हमेशा, ये जो H मेरा है वो हमेशा फिक्स रहेगा, ठीक है। ये मेरा हमेशा फिक्स रहता है, ये कभी चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो देखिए निकालना है H हमको, यानी कि PR निकालना है, ठीक है। ये भुजा निकालना है। तो आपको बताए थे P² + B² = H²। तो यहाँ पे मान पुट कर दीजिए, यहाँ हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस ये मेरा क्या आधार, यानी कि B² यानी 8 का स्क्वायर, यहाँ H² निकल जाएगा। तो 36 + 64, ठीक है, बराबर H²। तो H² बराबर क्या हो जाएगा, 36 जोड़ेगा तो 100 आ जाएगा। तो H रूट हटाइएगा तो उधर जाकर अंडर रूट चढ़ा जाएगा 100। तो H बराबर क्या हो जाएगा 10। ये मेरा क्या निकल जाएगा H, यानी कि ये मेरा निकल जाएगा PR, कितना निकल जाएगा 10। आपको ऐसे ट्रिपलेट आना चाहिए, 6 8 10 ट्रिपलेट है, 6 8 10 यानी 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर = 10 का स्क्वायर। ये आपको ट्रिपलेट आना चाहिए, ठीक है, सिंपल। यहाँ 6 देख लीजिए, 8 देख लीजिए, ऑप्शन जैसे कि आपको एग्जाम में है, एग्जाम में इतना थोड़ा ना करना है कि इतना सॉल्व करना है, कुछ नहीं, 6 8 10 ऑप्शन देखिए, टिक मार दीजिए डायरेक्ट 10, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। हम यहाँ पे तो कैलकुलेशन की आपको समझाने के लिए, ठीक है ना, 6 8 10 ये आप यहाँ पे देख के मार सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 15 नंबर सवाल और आज का लास्ट सवाल, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 15 नंबर सवाल और आज का लास्ट सवाल, ठीक है। सवाल है, एक साइकिल चालक 8 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटा से, ठीक है, यानी कि 8 किलोमीटर की दूरी जो है वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से तय करता है। 40 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो उसकी औसत चाल क्या होगी, ठीक है। यहाँ देखिए औसत चाल आया है,
तो औसत चाल का एक फॉर्मूला होता है कुल दूरी बटा कुल समय, ठीक है। औसत चाल यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय, यानी टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम, आप ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। कुल दूरी बटा कुल समय, ये होता है फॉर्मूला औसत चाल का। तब इसी पे निकल जाएगा। यहाँ से देखिए कुल दूरी निकालिएगा तो क्या होगा, 8 4 12, यानी टोटल 8 किलोमीटर यहाँ पे देखिए है, और एक 40 किलोमीटर, यहाँ देखिए सॉरी यहाँ पे 40 नहीं होगा, यहाँ पे 4 होगा, ठीक है ना। 4 किलोमीटर 20 किलोमीटर घंटा की चाल से चलता है, ठीक है। तो कुल दूरी कितना हो जाएगा, 8 + 4, ठीक है, बटा कुल समय निकालना है हमको। तो समय निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला आना चाहिए, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड गुने टाइम। जब यहाँ से टाइम निकालेगा तो डिस्टेंस बटा स्पीड हो जाएगा, ठीक है। यही एक फॉर्मूला है जो टाइम थी स्पीड, डिस्टेंस और टाइम में काम आता है, ठीक है। फॉर्मूला है डिस्टेंस बराबर स्पीड गुने टाइम, यानी चाल और समय को जो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो टोटल डिस्टेंस निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए जब डिस्टेंस निकला है स्पीड बटा टाइम, टाइम बराबर डिस्टेंस बटा स्पीड। तो डिस्टेंस मेरा कितना है देख लीजिए, डिस्टेंस था 8 और स्पीड कितना है 15, तो यानी कि 8 बटा 15, ये मेरा टाइम निकल गया पहला, प्लस, ठीक है। फिर दूसरा टाइम है 4 किलोमीटर, यानी डिस्टेंस है 4 किलोमीटर और टाइम है 20 किलोमीटर घंटा, तो डिस्टेंस बटा टाइम यानी कि 4 बटा 20। अब यहाँ पे कैलकुलेशन कर लीजिए, तो कैलकुलेशन कीजिएगा तो 8 4 12, नीचे 60 एलसीएम आएगा, देख लीजिए 20 का 20, 20 40, 20 दिया 60, 60 जब एलसीएम लीजिएगा तो कितना है 15 चक 60, तो 8 चक 32, आपको ये सॉल्व करने आता होगा। 20 दिया 60 तो चलती है 12, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए 12 गुना 60 ऊपर चल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए जब मल्टीप्लाई कीजिएगा 12 गुना 60 ऊपर चल जाएगा, ये 60 जो ऊपर गुना हो जाएगा 12 में, ठीक है। नीचे आ जाएगा 32 और 12 44, 2 दूनी 4 4 4। अब यहाँ से काटिए 2 से 22 बार में, 2 से 6 बार में, 2 से 3, 2 से 11, यानी कि 180 बटा 11। जब इसको आप डिवाइड कीजिएगा तो 16.36, यानी कि कर सकते हैं 16.36, ये मेरा क्या है औसत चाल है, ठीक है। कितना है औसत चाल 16.36, ऑप्शन नंबर बी। देखिए जब भी आपको औसत चाल निकालने के लिए बोले ना तो कुल दूरी बटा कुल समय निकाल दीजिए, ठीक है। तो कुल दूरी कितना था, एक 8 किलोमीटर था, एक 4 किलोमीटर था, तो टोटल 8 4 12 किलोमीटर हो गया, ठीक है। अब यहाँ से कुल समय निकालना है, तो समय निकालने के लिए आपको डिस्टेंस बराबर स्पीड गुना टाइम होता है, तो टाइम निकालिएगा यहाँ से, तो डिस्टेंस बटा स्पीड, एक में डिस्टेंस था 8 किलोमीटर, तो टाइम थी चाल कितना था, यानी डिस्टेंस 8, चाल था यानी कि स्पीड था 15। यहाँ देखिए डिस्टेंस बटा स्पीड, तो 8 बटा 15, फिर डिस्टेंस बटा स्पीड, दोनों को जब कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपको कितना आ जाएगा 16.36, ठीक है। ये मेरा आज का क्लास, ठीक है। आज क्लास 1 था, अब क्लास 2 क्लास 3, ठीक है, यानी 50 क्लास चलेगा, जिसमें से आपको टोटल 1500 सवाल कवर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आज का क्लास कैसा लगा बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। और मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।